बच्चों को दुआ है, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, मैंने आज तौलिया पहन लिया। सर्दी का ये हाल है, मैं आपको बताऊं, बाज़ार में जाओ तो पता नहीं क्या ऊट-पटांग चीज़ें भी मिल रही हैं। कौन कौन से मटेरियल है, कोई भालू का कपड़ा मिल रहा है, कोई जर्सी का अजीब कोई वो नहीं चीतरे गुदड़े निकला हुआ कपड़ा जिसको हम उठा के तपड़ी के लिए इस्तेमाल करते, उस तरीके के कपड़ों की स्टाइलिंग हुई हुई है, कोट्स बने हुए। और ये एक मेरी है बच्ची, वो उठा के लेके आई मेरे लिए, मेरा फ़ैशन सारा कुछ वही देखती है, तो वो मेरे लिए ये लेकर आई और वो तौलिए का बना हुआ है। आई कैन शो यू कि मैंने पहना क्या है। ये देखें, ये तौलिए का बस इस तरह का ये आउटफिट है, ठीक है। इसको मैंने स्टाइलाइज़ किया है थोड़ा सा स्कार्फ कैरी करके, तो सर्दी का लुक भी हो गया और ये हाई फैशन है। इसके साथ मैंने एक अच्छी ब्रांडेड चप्पल पहन ली ताकि मेरा ज़रा अमीरों वाला एक ग्रेस आ जाए। अदरवाइज़ पता नहीं ये है क्या, मुझे नहीं पता, ये बाज़ार से मिल गया तो वो लेकर आई। कहती है मम बस जो है ना ये आप पहने, आप बहुत अच्छी लगेंगी और ये हाई फैशन है। मैंने कहा चलो हाई फैशन पहनते हैं। और वेल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट जिसको अच्छा लग रहा है तो वो ट्रेंडिंग में अब डाल देगा कि फ़िज़ा ने भी पहना है तो हम भी पहनते हैं। एनीवे, ये तो तौलिए वाली बात थी, सॉरी कपड़े वाली सिले हुए तौलिए वाली बात थी। उसके अलावा हम आते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आज हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन के बारे में, मुराकबा उर्दू में इसको कहा जाता है। बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज है, बहुत से लोगों को कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन कख नहीं है, और है तो कुछ गलत है। आज हम उसके बारे में बताएंगे कि मुराकबा होता क्या है और मुराकबा और योगा में क्या फ़र्क होता है, और ये मेडिटेशन किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है आपके जहनी दबाव के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स जितने भी आपकी हेल्थ इश्यूज उन सब को ठीक करने के लिए मेडिटेशन किस तरीके से कारआमद होती है। एक स्टोरी भी हमारे पास, जो गेस्ट है जो हमें आज मेडिटेशन सिखाएंगी उनके बारे में बता दूं कि कैंसर सर्वाइवर हैं, और बड़ी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। पहले इनका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट के बाद इनकी ये मेडिकेशंस जो हैं, मतलब वो जो हैवी मेडिकेशंस बाद में दी जाती हैं कि आपने खाने हैं, ये चीज़ें करनी है, उन्होंने अब पता नहीं, उनकी ज़बानी पूछते हैं कि उसका सहारा लिया, ये मेडिटेशन का सहारा लिया कि अब वो जो कैंसर को आगे ट्रीट कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं। तो लेट्स टॉक टू फरीहा, हमारे पास मौजूद हैं फरीहा फैसल, मेडिटेशन एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ऐसी मुस्कुराता रखे आपकी फैमिली के सामने, हम सबके सामने, और यू आर स्ट्रॉन्ग लेडी। थैंक यू सो मच। क्या बात है जी। अब बताइए अपनी कहानी, अपनी ज़बानी, क्या हुआ था, कैसे, और फिर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? अच्छा, ऐसे हुआ था कि 2006 में मुझे जी कैंसर डायग्नोज हुआ। फिर मेरा एक किस चीज़ ट्रीटमेंट का हुआ, इट्स रिलेटेड टू गायनी से रिलेटेड अच्छा। था। तो मेरा 1 साल ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद मेरा अगले साल दोबारा बिकॉज ऑफ माय कंडीशन, हालांकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ड्यू टू माय ऑलरेडी एक कैंसर की हिस्ट्री थी, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको भी ट्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है मेरी बैक की भी रेडिएशन हुई, ठीक है। और रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट यही होते हैं कि वहाँ पे आपको फिर एक तो मेरी टांग में दर्द जानी शुरू हो गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, परमानेंट साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सबसाइड हो जाते हैं टाइम के साथ। मेरी वालदा की डेथ इसी वजह से हुई थी ना, कैंसर था तो लास्ट स्टेज था, तो मुझे ये सारे रेडिएशन, कीमोज और इन सब का पेन पता है। ये खून बिल्कुल नीला कर देती है, इंसान का खून सुखा देती है, काला कर देती है, पूरा सब कुछ। मैं कहती हूँ कैंसर पेशेंट जिस तरीके से सर्वाइव करता है, बस अल्लाह का बहुत ख़ास कोई रहम होता है उसके ऊपर, आप पे है माशाल्लाह। हाँ जी। तो फिर उसके बाद बस यही था कि फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको मुझे स्टीरॉयड भी लगाने पड़ जाएंगे अगर आपकी बैक की दर्द ठीक नहीं हुई। मैंने कहा प्लीज़ गिव मी सम टाइम, और उस टाइम पे मैं ये एक हैप्पीनेस कोर्स पे चली गई, और वहाँ पे वो कहते थे आप दिमाग से बड़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने साइड, हाँ, तो फिर मैंने इससे अपनी एक तो कमर भी ठीक की, और इसके अलावा मेरे साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो मैंने फिर उनके बारे में मैनिफेस्ट करना शुरू किया, जैसे हम दुआ कहते हैं जिसको। तो फिर मेरे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट थे वो सबसाइड होना शुरू हो गए। तो मैंने कहा ये तो मैजिक है कि आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होती है। तो बस फिर इसी तरह जब मैंने अपने आप को खुद ठीक कर लिया, तो मैंने कहा अच्छा अब मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब सोसाइटी, बाकी लोगों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए, जिससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है बीइंग ए कैंसर सर्वाइवर, तो बाकी लोग भी उससे फ़ायदा बांटना चाहिए, रहनुमाई करनी चाहिए। क्या बात है, और यही सदका जारी है। तो फिर अब ये मेडिटेशन जो आपने शुरू की, ये फिर कब से शुरू की, और ये कितनी हेल्पफुल है आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपकी चीज़ों के लिए? देखिए 2010 से मैं कर रही हूँ, और पहले मेरा गला बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता था, लेकिन अब टचवुड मुझे अब कोई मेरा ना गला साल में एक दफ़ा ख़राब होता होगा। पहले बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें, बीमारियाँ भी लगती थी, वो भी नहीं अब लगती, ठीक है। जो आपका बेसिकली स्ट्रेस होता ना, आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए,
जिसकी बेस पे आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी गुजार वाह। सकते हैं। और फिर देखिए बहुत सारा फियर होता है, और मेरी अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अब कोई फियर नहीं है कि हाँ जी खुदा ना खास्ता मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा दोबारा। तो वो अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत भी देता है फिर उसके साथ, आहा, जब आप अपने ऊपर खुद काम करते हैं। वाह। काम अपने ऊपर खुद ही करना है। अगर मैं वाह। कहूँ कि मैं आज आपको जो बता रही हूँ कि इस तरह योगा होता है, इस तरह मेडिटेशन होती है, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, जैसे मैं ये डेली प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है, तो इसी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी होकर ये बात भी कर रही हूँ, वरना मैं बैठी होती। और इसी चीज़ ने मुझे ये कॉन्फिडेंस भी दिया है कि नहीं फरिया वैसल, जाओ बाहर जाके इसके बारे में बात करो, ताकि लोगों को होप मिले, एक करेजमेंट मिले, ठीक है, वो इनकरेज हों। एटलीस्ट ज़्यादा पब्लिक में ना अपनी ये स्टोरी शेयर करें, एटलीस्ट कोई 4-5 लोगों को बता सकें। बिकॉज कैंसर सर्वाइवर के साथ ना एक और चीज़ भी होती है, नहीं हमने नहीं इसके बारे में बात करनी, लोग ये कहेंगे कि जी कि हाय पता नहीं बेचारी, और इस टाइप की चीज़ें भी लोग करते भी हैं और कहते सोनाली भी हैं। बेंद्रे को देखें आप, मनीषा गोराला, आप एक एग्जाम्पल हैं। अब तो बहुत से लोग जिनके साथ बहुत बेहतरी हो जाए और उनको कोई रिश्ता सही मिल जाए तो वो तो फिर रहनुमाई करते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अगर किसी की मदद हो जाए, सबसे बड़ा सदका जारिया यही है जो आप कर रही हैं। मैं तो यही आपको मैं बोलूँगी, सलूट करूँगी कि यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। एक तो हर बीमारी का जो इलाज होता है वो विल पावर होता है, आपका इम्यून होता है, आपकी सेहत होती है, और आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं जो आपके सही फैसले हों। और स्ट्रेसलेस लाइफ जो आपने कही वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी बिल्कुल ख़त्म, स्ट्रेस के बगैर वाली लाइफ होनी चाहिए, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होनी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ में पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ दिस मेडिटेशन, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल हैव नो आइडिया अबाउट इट। अच्छा, बेसिकली लोगों को योगा का तो पता है कि जी बेसिक योगा जो आप करते हैं ना, वो आपको फिज़िकल बॉडी में आपको माइंडफुल करती है, ठीक है, और जो मेडिटेशन है वो आपको डीपर उस प्रोसेस में लेके जाती है। पहले आप योगा करते हैं, योगा का मकसद ही है कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। मेडिटेटिव स्टेट योगा ही है, ये योगा ही योगा का पार्ट है, स्टेप्स वैसे ही होते हैं। मेडिटेशन में तो आप सिर्फ बैठे होते हैं ना, यू आर जस्ट रिलैक्स्ड, और आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट तो वो तो नमाज के लिए भी कहा गया है ना कि एक मेडिटेशन है। बिल्कुल, वो मेडिटेशन चलती फिरती वो तो बिल्कुल ही 5 टाइम की आपकी मेडिटेशन है। उसी तरह आपका अल्लाह से लॉ लगाना, ठीक है, एक चीज़ को कायम करना, अपने वजूद को एक बिल्कुल समेट के किसी ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो नमाज है हमारी वो बिल्कुल एक मेडिटेशन की फॉर्म है। अच्छा। अगर आप उसको 100% दे रहे हैं, अब आप नमाज में अगर आपको और कोई ख्यालात नहीं आ रहे, ठीक है, और आप सेंटर्ड हैं कि नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो इस टाइम में मैंने नमाज ही पढ़नी है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो मेजर एक्सपीरियंस था, अगर हम इसको इस्लाम और उससे कनेक्ट करें, तो जब मैं खाना काबा गई थी तो वहाँ पे मेरी एक बिल्कुल वो जो मेडिटेशन जिसकी हम बातें करते हैं ना कि जी आप दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं और आप बस एक वो उस जगह को देख रहे होते हैं और आप कहते हैं बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वहाँ पे आप दवाएं सारा कुछ सोच के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके एक बिल्कुल आपको सुन हो जाते हैं कि बस दैट्स बेसिकली अ मेडिटेटिव स्टेट। माशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। अभी जो मेडिटेशन आप सिखाएंगी वो मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से होंगी, क्या होंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, सो विल बी वेरी इजी। उसके बाद आप बताइएगा कि आप कहाँ से शुरू करेंगी, कैसे शुरू करेंगी। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। आज हम आपको सिखा रहे हैं मेडिटेशन, और वो आप घर पे भी आराम से कर सकते हैं। आपके मेंटल रिलैक्स के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। टेक अ ब्रेक। अच्छा चलिए जी, वेलकम बैक। कैमरा मेरा उठ के टुरता फिरता रहता है, आप टहलते टूलते रहते हैं। मुझे पहली बार तो चलो यार बड़ी बेइज्जती नहीं हो गई लाइव, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो वेलकम हो गया है जी। अब हम यहाँ पर बताएंगे फरीहा विल टीच अस कि व्हाट इज़ मेडिटेशन, और ये किस तरीके की मेडिकेशन है जो आपकी लाइफ में आप अपने घर पे कर सकते हैं और बिना कोई गोली खाए, बिना कोई आपने कैप्सूल टैबलेट इंजेक्शन लगाए, बगैर ही अपना इलाज कर लेना है मेडिटेशन से। तो ओवर टू फरीहा, आप बताइए क्या सिखाने लगी हैं, क्या कराने लगी हैं? पहले तो हम थोड़ा सा योगा करेंगे, ठीक है, फिर हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन आज हम इसको कामिंग वाली करेंगे। 2 ब्रेथ्स होते हैं, एक होता है एनर्जाइजिंग ब्रेथ्स होते हैं और एक होते हैं जो आपको काम करती है। तो आज जो हम वो ब्रेथ करेंगे, कामिंग ब्रेथ करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। लेट्स गो फरीहा, देन कम ऑन। मेरा शूज उतार लूं। फरीहा मुझे साथ साथ टीच करती रहेंगी, मैं जी, आपको जी, बताती रहूंगी, जिस तरह वो करेंगी आई फॉलो दैट, एंड आप अपने घर पे आप भी फॉलो कर सकते हैं। यस चलें जी। अब आपका ये जो फीट हैं वो शोल्डर लेंथ अपार्ट होने चाहिए, जिसमें शोल्डर डिस्टेंस है, ठीक है। विल स्टार्ट विद अ जेंटल मसाज ऑफ आवर हेड। यहाँ से हम एक बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, हाथों को चुटकी बनाएंगे, एंड देन स्टार्ट
फ्रॉम द सेंटर एंड विल टेक इट बैक, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे से हम जेंटल टैपिंग करेंगे, ठीक है, आगे। एंड देन हम दोनों हाथों को अब हम अपने पूरे फेस को मसाज करेंगे इससे, ठीक है। एंड रिलैक्स, ठीक है। और अब हम अपनी चुटकियों की मदद से वी विल पिंच आवर आईब्रोज लाइक दिस, वेरी जेंटल पिंचिंग। अच्छा, सॉफ्ट करना है। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट करना है, बिकॉज आपकी अपनी बॉडी, आपने अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन हम इस तरह करेंगे जैसे हम अपने मुंह पे फेस पे क्रीम लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे। और ये क्रीम भी हमें ऐसे ही अप्लाई करनी चाहिए। एंड दिस इज़ अ बेसिकली एंटी एजिंग फेशियल मसाज, ठीक है। आप कभी भी एज नहीं करेंगे, आपको कोई बोटॉक्स और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, किसी, आप इस तरह यंग नज़र आएंगे। चलें जी, रिलैक्स नाउ, शोल्डर्स फ्रंट टू बैक, फ्रंट एंड बैक, pick up your shoulders, Breathe in, breathe out. yes, breathe in and breathe out, and from back to forward, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. So now हमने बहुत ज़्यादा जो अपने shoulders में और अपने neck में हम बहुत ज़्यादा stress store करते हैं, ठीक है। So हम right ear to the right shoulder, yes, come back into the center, and now left, बॉडी स्ट्रेट रखनी है ना? yes, body straight रखनी है, and center, and now down, नीचे देखें, and from the right side make a nice circle of your neck, very gentle, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है हमें। Breathe in half circle and breathe out half circle, and from left to right, breathe in from the left and breathe out from the right, and center again. Now अब हम अपना लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे और राइट साइड पे रखेंगे, ओके। एंड और अपनी नेक को स्ट्रेच करेंगे, यस, सिर्फ नेक स्ट्रेच करेंगे, पूरी बॉडी नहीं, यस। Breathe in and breathe out. Feel the nice stretch and release your hand, release your neck. पहले neck को center में लाएं and release your hand. And other side and stretch. Feel the nice stretch in your neck. ये आप डेस्क पे बैठ के भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको योगा मैट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ के कर लें। Breathe in and breathe out and relax. Come back into the center. Hands in front of you, हाथ सामने. Breathe in and out. In and out. In and out. अब हाथ सीधे and start rotating your hands. Breathe in half circle and breathe out half circle. Opposite direction, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And now take your hands towards the side. सीधा ले जाएं. And up, two narrow walls are pulling you. ओके, दो साइड से पुल yes, करना है। yes, pull, 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 and relax. ओ, बड़ा स्ट्रेस पड़ा हाथ पे। ओह, हाय हाय। अच्छा, बिना दीवारों के स्ट्रेस पड़ा यार। ठीक है, अगेन करें, दोबारा मजा आया था। चलें, ठीक है, ओके। ये करके पुल करना है, ठीक है? Pull, 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 and relax. वाह यार, ये मजे का था। ठीक है, now hands on your hip ओके। bone, and now start making a circle, big circle. Basically हम ये पूरे joints opening कर रहे हैं. अच्छा। And opposite direction, breathe in half circle and breathe out half circle. Breathe in and breathe out. ठीक है. Now relax. Yes. Knee up and kick. Breathe in, out, in, out, in,
out. And now make a figure 8 with your feet, with your ankle joints. और अब आप इसको पुल करें सीधा पाँव को ऐसे, एंड फिर इसको टोज को मोड़ें और इसको दोबारा से ऐसे पटाखा कड़ाका निकला है। अच्छा, वाओ, आई लाइक इट। हाँ, एंड अदर लेग, अब एक लेग कर लिया, अब दूसरी को भी करना पड़ेगा। ब्रीद इन एंड आउट, 2 and 3 straight। और अगर आपका तो बैलेंस अच्छा है, अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो आप किसी वॉल सपोर्ट का सहारा ले लें। 8, मेक अ फिगर 8। नाउ प्रेस योर टोज, पहले सीधा एंड देन उल्टा, एंड रिलैक्स। इसमें से नहीं निकला कड़ाका? उसमें स्ट्रेस होगा, इसमें नहीं अच्छा। होगा। ठीक है, नहीं निकला। चलें। हाँ, सो नेक्स्ट, अब आगे भी करना? हाँ, चलो कर ले, बस, कर ले। ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा नाउ ब्रीद इन, हाँ, टेक योर हैंड्स बैक as much as you can. नेक भी पीछे लेके जाना? Yes, very gently। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो बेशक नेक स्ट्रेट रखें, and look up and bend forward very very slowly। And if you can touch your hands to the floor, तो बहुत लंबी। yes। और अगर आप नहीं टच कर सकते, you can bend your knees। लाइक मी। Yes। And gently come up and relax। So now we will make a plank। So हमें अपने front पे आना पड़ेगा मैट के, ठीक है। So again we'll lift our hands up। We'll go back again and bend forward। अब हम अपने हाथों को प्लेस करेंगे मैट के ऊपर, एंड यू कैन माइक्रो बेंड योर नीज। टेक योर राइट फुट बैक एंड लुक अप, एंड लेफ्ट फुट बैक, मेक अ प्लैंक। ओके। लकड़ी का फट्टा बन जाए, और नाउ यू कैन इमेजिन ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड होल्ड दैट पोज। और तब तक इसको होल्ड करें जब तक आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म ना हो जाए। औरतों की तो कभी खत्म नहीं होती हाँ, प्रॉब्लम्स। तो फिजा अगर अब प्रॉब्लम है तो अभी सोच लें, मेरी वरना तो हम कोई ऐसे ही problem रहेंगे। ही कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है, चलें। हाँ। ओके, नीज सारी डाउन प्रॉब्लम्स मेरी फराल देख लेती हैं। एंड गो बैक इनटू द चाइल्ड्स पोज ओके। एंड रिलैक्स। अपने सब दुख दर्द तकलीफ़ें मदर अर्थ के हवाले करते हैं और आज़ाद हो जाएं। हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। Become one with Mother Earth। Relax and let go। Breathe in and breathe out। Slowly and gradually, whenever you feel complete, you may sit up very very slowly। So basically this is a namaz posture। This is excellent क्योंकि आपकी कमर इसमें बिल्कुल सीधी रहती है। ठीक है। ठीक है। So now आप ऐसे कैसे बैठी हैं जो मेरे से ऊंची हो गई हैं? मैं भी आपकी तरह ही बैठी हूँ, मगर अच्छा। हाँ, मे बी आप आई डोंट नो, मेरा या तो या यूं बैठी हैं हाँ, आप? मैं ऐसे बैठी हूँ। नहीं, हाँ। मगर यूं भी नहीं बैठी हैं आप। आपके मैंने पैर तो सीधे, पाँव पीछे, हाँ ऐसे, हाँ, आपके थाइज मोटे, हाँ शायद। इस वजह से आपका वो हाइट हाँ, लगे। हाँ, हाँ, हाँ। वही मैंने कहा, मैं क्यों नीचे क्यों हो रही हूँ? ऐसे लग रहा है आप गद्दी पे बैठी हैं, हाँ, मेरी वैसे भी थोड़ा सा है ये, इस वजह से हाँ, आप हाइट इस ले रही वजह हूँ। से, मैंने हाँ। कहा मैं शायद ठीक बैठी हूँ, मगर ये देखे ठीक है ना? सही है? तो बिल्कुल सही है। आप क्या करना है? So now we'll lift our hands up। हाथों को ऊपर ले जाए। शाहरुख खान रहना है इस पूरे Yes। योगा में ना? हाँ, बिल्कुल, माउंटेन। Yes। Feel the nice stretch। या मजे का बैक पे ना बड़ा प्यारा स्ट्रेच आ रहा है। Yes। Breathe in and breathe out and connect with और yourself। ज्यादातर लोगों को बैक पे पेन बहुत रहता है। हाथ थोड़े से सीधे करें आप। ये? Straight। Yes।
अच्छा, हाथ सीधे रखने हैं। यस, ब्रीद अब इन, ज़्यादा कमर की तरफ भी स्ट्रेच आउट। यस, हम इसी तरह रहेंगे, कमर का दर्द दूर करते हैं। आप ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए, देखते रहिए And मॉर्निंग विद relax. फिजिया। फिजिया, मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और नाज़रीन देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ये मेडिटेशन जो है, आपकी पूरी स्ट्रेस को दूर कर देती है। आपके जो गम दुख दर्द है वो आप उसको कहते हैं निकलो, रफ़ा दफ़ा हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से कोई तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं, मेरी बॉडी के अंदर तुम जो है ना डैमेज कर रहे हो मुझे। तो ये करके मेडिटेशन आप अपने सारे स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। व्हाट अ पर्सन यू आर, यार टू गुड। अच्छा मुझे बताइए सही वाला मेडिटेशन, कुछ ये तो हमारे एक कुछ स्टेप्स भी हो गए, चीज़ें भी हो गई, और कोई ऐसी जो टिप आपको लगता है ज़रूरी औरतों को करनी चाहिए, बताना चाहिए? एक तो ये कि अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप गुस्से में होते हैं तो आप देखें आप गहरे सांस ले रहे होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपके वो ऑलरेडी हैप्पी, आप हैप्पी तरीके से हार्मोन सारे जाग जाते हैं, और वो आप बेसिकली आप ब्रीद इन इस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अभी का ये है कि हम एक करेंगे रिलैक्सिंग वाली, बिकॉज हमने मेडिटेशन करनी है। तो हम रिलैक्सिंग वाले में ये है कि हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे एंड देन विल डू मेडिटेशन 2-3 मिनट्स की गाइडेड वाली। ठीक है, सो आपकी ये 2 फिंगर्स हैं, ये आपने रखनी है अपने मिड आईब्रोज के दरमियान में, एंड यू हैव टू ब्रीद इन फ्रॉम द राइट and close your right nostril and breathe out from the left, and breathe in from the left and breathe out from the right. Breathe in from the right and breathe out from the left. और ये आप रिपीट करेंगे कोई 7 to 8 टाइम्स। अच्छा, ये आपको ऑटोमेटिकली एक काम मेडिटेटिव स्टेट में ले आएगा, बिकॉज ये राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करना है। इसको भी आंखें बंद करके, इसको आंखें बंद करके करना है। आप जो मेडिटेशन है वो भी आपने आंखें बंद करके करनी है। नाउ क्लोज योर आईज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। Relax your mind, focus on your breath, connect with your inner self, focus on your thoughts, जो ख्याल आ रहे हैं उन ख्यालात को आने दें, breathe in and breathe out। अब आप अपने ख्यालात के साथ एक हो गए हैं। Become aware of your feelings, अपनी तवज्जो को अपने एहसासात पे ले जाएं, उनको रोके नहीं, उन्हें आने दें। Whatever is happening, अब आप अपनी फीलिंग के साथ भी एक हो गए हैं। Breathe in and breathe out. Relax and let go. Now you are peace and joy. You are peace and joy. Now again become aware of your feelings, become aware of your thoughts, and become aware of your physical body. Breathe in and breathe out. Slowly rub your palms, place them on your face, और एक अच्छी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ whenever you are ready and complete, you may open your eyes with a big smile on your face. अभी ये बहुत कम टाइम का था, अब इसमें अगर 20, 25, 30 मिनट्स हों तो फिर आप देखिए। मैं आपके साथ ना क्लास रखती रहूँगी ताकि इस तरह की जो मेडिटेशन है ना, उससे काफ़ी जो मेरी बहनें हैं, घर बैठी औरतें हैं, मर्द भी, उनके स्ट्रेस जो है ना ये दूर हो जाए, क्योंकि सारी बीमारियों की जो वजह है, जड़ है, वो सिर्फ स्ट्रेस है। और मेरी कोशिश ये है कि हमारे माशरे में जितनी भी औरतें हैं सब
स्ट्रेसलेस हो जाए, जिंदगी और माशरा अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, मगर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सच अ गुड पर्सन, बहुत अच्छा सोल हैं आप, और फिर मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू क्या सो बात है जी, मच। स्ट्रॉन्ग लेडी, टेक अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अब हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसके बारे में मैं ये बता दूं कि जो घर में लोगों को खलियाँ पड़ जाती हैं ना, जो लोगों को क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, और वो कहते हैं ना पट्ठे तंग हो गए, इस तरह, या पट्ठे आपस में चढ़ गए, इस तरह के बहुत से लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्या मसला है, क्यों होता है, ये खलियाँ क्या होती हैं, और ये चढ़ती क्यों हैं आपस में, और ये दर्द क्यों करती हैं, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे, और इसका इलाज क्या है, इसके सोल्यूशन की तरफ भी बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शम्सुल हक, और फिजियोथेरेपिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जब आप मेरे शो से जाते हैं ना, तो लोग मुझे हमेशा पूछे होते हैं, ओह डॉक्टर शम्स आए हुए थे। मैं कहती हूँ आपने देखा है, आए थे तो आए हुए थे, तो आप बड़े फेमस है भाई। थैंक यू। ये फेमस जो है आपने ही हमें किया है। सो स्वीट ऑफ यू। आपका काम आपका फेमस जो है ना, जज़ाकल्लाह। उसकी बुनियाद है। आपका क्वेश्चन दैट वाज खलियाँ पड़ जाना, हाँ और बैठे बैठे महसूस होना कि कड़ल आ गया है, और मतलब पट्ठे पे पट्ठा चढ़ गया है। हाँ काफ़ी मतलब जब से हम बच्चे हैं तब से ये सुनते आ रहे हैं। हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि एक तो आपको यंग में नहीं मिलेगा, जो जवान बच्चे हैं उनमें आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगे। जो बच्चे हैं, पीडियाट्रिक्स, छोटी पॉपुलेशन है, छोटी उम्र के लोग हैं, उनमें नज़र नहीं आएगा। आपको ज़्यादातर ये नज़र आएगा एज में। कितनी एज के बाद? दैट इज़ प्लस 30 प्लस। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है, सर्वेज ये कहते हैं कि उनके लाइफस्टाइल्स में इस तरह के बर्डन ऐड हो जाते हैं, इस तरह की जॉब रूटीन्स ऐड हो जाती हैं, इस तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं कि वो लोग अपनी जो विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं, अपने पानी की जो कमी है, और अपनी जो खुराक है, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस नहीं करते। अब बैलेंस जब नहीं होता तो फिर डेफिनेटली आप किसी एक डेफिशिएंसी को साल बर्दाश्त कर लेंगे, 2 साल बर्दाश्त कर लेंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि वो अपनी कट ऑफ वैल्यू से नीचे हो जाएगी। जैसे ही वो कट ऑफ वैल्यू से नीचे होगी, दर्दें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैं ज़्यादातर अपने जिस पेशेंट से पूछता हूँ, जो इवन ऑफिस में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह लर्नेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हर तरह के लोग हैं इसमें, जो नहीं पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे वो भी लोग हैं। मैं उनसे ये पूछूं कि आपने जो अनार है B12 के लिए कितनी बार खाया है, तो वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जी। क्या खाते हैं जी? अच्छा सोर्स है B12 का। B12 का सबसे बड़ा सोर्स है, पट्टों की ताकत है, वो सबसे बड़ी बात सीधी। कैरेट आप कितनी यूज़ करते हैं? कभी आप सैलड्स काट के दोपहर को आपने इस्तेमाल किए हैं जी? नहीं किए। अच्छा, पानी कितना पीते हैं? सर बस चाय आती है। हाँ ऑफिस में दिन में 3-4 चाय पी लेते हैं, पानी जो है वो कभी नसीब हो जाए तो वो ले लेते हैं। तो हमारे ये जो मसल्स हैं ना, ये एक ख़ास वर्किंग आवर्स हैं इनके, अल्लाह ने प्लान करके, प्रोग्राम करके बना के भेजा हमें। अगर आप इन्हें ये कहें 12, 14, 15, 16 घंटे ये काम भी करते रहें, ये बोले भी ना, ये चीखें भी ना, और आप इनको जो इनकी फूड है वो भी ना दें, और आप इनकी जो एक्चुअल एक्सरसाइजेज हैं, जो एक्चुअल इनको मूव करना है, एक्सरसाइज का मतलब मूव करना है, आप उनको वो मूवमेंट्स भी ना दें। आप 10 घंटे बैठे हैं तो आप बैठे हैं, आपके मसल्स आप बिल्कुल खड़े हैं लेथार्जिक हो जाते हैं, यूज में नहीं आते, तो फिर वो बिल्कुल यूज़ में नहीं आते। अच्छा, फिर जो यूज़ में आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, जिनको करना चाहिए आप उनको नहीं कर रहे। जैसे अगर आप खड़े हैं तो आपके जो पिंडली के मसल्स हैं, काफ के मसल्स हैं, टांग के पिछले मसल्स हैं, ये ज़्यादा एडेड है, लेकिन आपका एब्डोमेन उतना एडेड नहीं है, बाकी मसल्स इतने एडेड नहीं है। तो फिर अब आपको उनके लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है, अदरवाइज फिर ये क्रैम्पिंग्स ही हैं। अच्छा, फिर एज के साथ साथ कुछ और मसाइल भी हमें नज़र आते हैं। अब हम इस एज के साथ अगर जेंडर का फिल्टर लगा लें, मेल्स और फीमेल्स, तो फीमेल्स के प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। अब फीमेल्स को मंथली इश्यूज़ हैं, फीमेल्स को ज़ाहिर है आफ्टर द प्रेगनेंसीज इश्यूज़ हैं, फीमेल्स को जो है वो मैरिड जो लाइफ है उनके इश्यूज़ हैं। उसकी वजह से इतनी ड्रास्टिक चेंजेस जो उनकी बॉडीज़ में हर वक्त आती हैं, वो उन चेंजेस को कोप अप नहीं करती। उन्होंने क्या करना है कि बस वो एक बच्चा एक हाथ में उठाया हुआ है, हम देख रहे होते हैं, और दूसरे हाथ से जो है ना वो हंडिया चल रही होती है, ठीक है, एक बच्चा नीचे खेल रहा होता है। तो वो रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना कुछ भी नहीं मैनेज्ड है। मैंने अपनी रिसेंट एक पेशेंट से पूछा कि उनको लो बैक पेन थी, मैंने कहा जी आपने आफ्टर द फर्स्ट बेबी कितनी देर जिम में गई हैं आप?
आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, कहीं आपने जाके एक्सरसाइज लिखी, कुछ खाया पिया, कुछ दोबारा रिहैबिलिटेट किया, क्योंकि एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आफ्टर 40 डेज आपको एक नई जिंदगी शुरू करनी है। आपको इस तरह एक्सरसाइज करना है, आपको इस तरह मूव करना है और इस तरह खाना है जैसे एक छोटा बच्चा खाता है। 2-2 बंदे की फूड खानी है आपको। अच्छा। डबल करना है फूड अपना, क्योंकि आप जिस स्ट्रेस में से गुजरे हो, पूरे साल के जो स्ट्रेस में से गुजरे हो, आपने उसको रिहैब करना है, उसको रिकवर करना मैंने है। तो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ये बनाया हुआ है कि मैं खाना नहीं छोड़ सकती, मुझे भूख भी बड़ी ज़्यादा लगती है, मेरी हंगर बहुत है, तो मैं खाना नहीं छोड़ सकती, मैं सब कुछ खाती हूँ, पाए, निहारी, देसी घी, मक्खन, दूध, दही, हर किस्म का खालिस खाना। बाज़ारी खाना मैं नहीं खाती शौक से, बहुत मजबूरी हो तो खा लेती हूँ, वरना घर का पका आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, तुरई गोश्त, गोश्त का भी बड़ा इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, देसी मुर्गी टिका के सही यखनियाँ बना के खाती हूँ। और वो बीफ नजर की भी आता है, हड्डियों हम का भी आपको है। देखते हैं, हम कबड्डी भी खेल रही होती जी हैं। कमाल अल्लाह। और जो बीफ की हड्डियां होती है ना, उसका भी मिक जो है ना निकाल के बड़े मजे से मैं ऐसे देखिए खा ना, लेती जब हूँ। आपकी मगर लाइफ सर में- मैं एक काम करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, Yes. मैं जिम जाती हूँ, मैं 1 घंटा मार के This is true. तो अपने आप को इन खानों के लिए तैयार करते हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, डॉक्टर शम्स हमारे साथ हैं, फिर वो आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से आप अपने दर्द को दूर कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद। ये देखिए जी, आधी से ज़्यादा प्लेट में खा चुकी हूँ। क्या मज़े की दाल है, और घर से लेकर आई थी मैं देसी घी, उसके ऊपर बस गरम करके जो है ना 1 चम्मच ऐसे डाल दिया। इतने मज़े की ताज़ी ताज़ी चने की दाल है, इसके अंदर और भी दालें मिक्स हैं जस्ट लाइक हलीम, और उसके अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने चिकन डाला है, और ऊपर तड़का प्याज का बड़ा खूबसूरत सा, तो मिर्चें जो है हरी मिर्चें साइड पे ऐसी लेटी हुई। ये सब खाने आप खा सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करें। यहीं पे डॉक्टर शम्स जो है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सारे अपने शोज़ पे यही बताते हैं। एक सवाल करना चाहूँगी, ये जो हम सुबह सुबह उठते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा इशू होता है कमर, एक अलग एंगल में जाके अटक जाती है, सीधी खुलती नहीं है, खड़े होते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी तरह गर्दन की भी एक बल आ जाती है रात को, तो सुबह जब उठते हैं तो हमारी गर्दन जो है ना बैलेंस नहीं होती, बड़ी तकलीफ में होती है। इसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर बताइए ताकि हमारी ये पेन रिलीफ हो। बहुत ज़बरदस्त। इसमें एक हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सरसाइज का एक पैटर्न बनाया है सिखाने के लिए। वो कहते हैं कि जी सबसे पहले तो अगर तो दर्द आपको बहुत ज़्यादा है तो फिर तो कोई हीट या कोल्ड दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर लें फॉर 15 to 20 मिनट्स। जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पे आप अप्लाई कर लें, हॉट पैक लगा लें या कोल्ड पैक लगा लें, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं इसमें। दूसरी तरफ ये है कि जी सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है येस और नो फार्मूला। बड़ा मज़े का फार्मूला है। जिस तरह आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप कहते हैं येस और आप अपना सर नीचे ले जाते हैं, येस, और इसी तरह आपने सर जब नीचे लाना है फिर इसके बाद आपने ऊपर ले जाना है। ठीक, आपने 10 बार इसको रिपीट कर लेना है। इसके बाद कोई क्वेश्चन करता है आप कहते हैं नो, तो आपने हम खड़े होकर नो में नोट करना है। जी प्लीज, आइए श्योर। प्लीज, ताकि इसको रिकॉर्ड सही से किया जाए। जो लोग इसको सेव करना चाहें वो कर सकते हैं, रील वरना हमारे सोशल मीडिया से उठा लीजिएगा। आप कराते, मैं करती हूँ साथ, तो फिर पीपल विल नो। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, यस, नो एंड मे बी। Okay. 3 का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। स्टिफनेस चूंकि ज्यादा होती है तो उसमें हम बहुत ज्यादा मूव नहीं करते। Okay. तो हमारी इसको कहते हैं नॉडिंग मूवमेंट। तो नॉडिंग मूवमेंट जो होती है वो जरा कम होती है और वो बड़ी इफेक्टिव भी है इसमें। सिंपली क्या करना है, पहले हम नीचे देखेंगे जस्ट लाइक हम किसी को यस कह रहे हैं, यस, नोडिंग डाउन, ठीक है। इसके बाद हम वापस ऊपर आएंगे, गर्दन न्यूट्रल कर लेंगे। अब हम नो में जिस तरह किसी को ना करते हैं, एक तरफ इस तरह मूव कर लेंगे और इसी तरह हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, ठीक। और फाइनली अब मे बी, मतलब आप किसी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता, आपको उसका आंसर का नहीं पता, आप कहते हैं मे बी, सो दैट मे बी फॉर्मूला शुड बी यूज। अब हम इसको तीनों को इकट्ठे रिपीट करते हैं, यस, नो एंड मे बी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल फॉर्मूला। गर्दन में बल आ जाए, आप इसको 20 टाइम्स रिपीट करें आफ्टर द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट भी लगाएं, कोल्ड भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। कंट्रास्ट बात भी हमारा एक मेथड है, उसके थ्रू भी हमें इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा शोल्डर डीज बड़ी हेल्प करती हैं। लाइक आप सीधे खड़े हैं तो आप किसी को कहते हैं कि मतलब लाइक आई डोंट नो, सो ये बड़ा अच्छा एक हमारा एक एक्सरसाइज का पैटर्न है। हम इस साथ ही शोल्डर नीचे कर लेते हैं, फिर हम इसी तरह इसको रेज करते हैं, हम फिर नीचे कर लेते हैं, और फाइनली
हम राउंड्स बनाते हैं लाइक दिस, गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड, गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड। इससे क्या होता है कि हमारे जो गर्दन के ये मसल हैं जिनमें बल आता है, ये मसल दूसरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। यानी हम डायरेक्टली मूव नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और हमें काफी रिलीफ जो है वो इससे आता है। एक फाइनल इसमें हम जो यूज करेंगे वो सर्कलिंग मूवमेंट्स हैं। अच्छा, लेकिन सर्कल, आर्म सर्कल्स करने के लिए हम अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, लाइक दिस, लाइक हम इस तरह से पोजीशन बना लेंगे। नहीं, आप मेरी तरफ देखेंगी, ओके, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव लाइक दिस। हम आर्म के सर्कल्स, लॉन्ग सर्कल्स जो हैं वो बिल्ड कर लेते हैं। कोशिश ये करनी होती है कि लॉन्ग आर्क बने, शॉर्ट आर्क में सर्कल्स नहीं करने। मतलब एक bowling आर्म के करानी है, सर्कल्स शुएब दोनों अख्तर की तरफ, तरह। हाँ बॉलिंग करानी है, लेकिन बाजू पूरा आपका घूमना चाहिए। ठीक है। ठीक। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब बल आए ना तो ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसी है जो कि जिसका फायदा कोई नहीं है, बल्कि वो करने से मजीद दर्दें बढ़ जाती हैं। अच्छा, वो लोगों ने लिखी stretch हुई नहीं है, ज़्यादा करना और पड़ेगा। लोगों ने लिखे हुए हैं जी, दर्द आए ना तो खींच दें, बस पकड़ के यूं स्ट्रेच कर दें, पकड़ के यूं स्ट्रेच कर दें। प्लीज ऐसा नहीं करना है। हमेशा पहले आपको इसमें वार्म अप्स चाहिए होती हैं और नॉर्मल रेंजेस चाहिए होती हैं। आप जब Okay. वार्म अप्स और नॉर्मल रेंजेस करते हैं तो आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। 30-40%, 50% रिलीफ आपको उसी वक्त इसी से मिल जाता है। शम्स साहब, वो कमर के लिए भी बता दें, जो बिस्तर से जब बंदा उठे और कमर ही सीधी ना हो तो फिर उसके अच्छा, लिए कमर क्या के करें? लिए तो मोस्टली ये है कि एक तो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अगर लोगों को इस तरह का मसला हो कि वो जब सुबह उठें तो कमर खिंच गई है, हाँ। तो वो सीधा लेटे हुए ही बेड के ऊपर ही अपने दोनों घुटने बेंड करके अपने घुटनों को पुश करें टिल योर चेस्ट, फिर जिसको बताएं ना, हम बिस्तर है, ये बिस्तर किया पे बैठ जाता है। गए, ठीक है, अब बताएं क्या करें? इसमें आपको लेटना पड़ेगा। आय हाय हाय, अब बताएं। अब आप दोनों अपने घुटने बेंड करें, बेंड कर लें। अब दोनों घुटनों के आगे अपना हाथ रखें, एक मिनट, घुटनों माइक के साइड आगे पे कर दूं? रखेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है? घुटनों के आगे हाथ रखें, ये रख दिया। दोनों 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 घुटनों के आगे। एंड नाउ पुल, पुल मैक्सिमम जितना आप ले सकें। अब इसको 10 सेकंड्स होल्ड करें, होल्ड करके देन रिलीज, अगेन रिपीट। अच्छा, तो आप ये 10-10 बार अगर पहले स्ट्रेचेस कर लें तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। आपको वो पेन्स जो है ना वो कम हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आप जब उठेंगे तो आप साइड लाइन, यानी आप पहले करवट लेंगी, ऐसे नहीं उठना, ऐसे डायरेक्ट नहीं अच्छा। उठेंगे। जब भी पहले डायरेक्ट ये उठेंगे करना तो करवट, ओके, हाँ। अब एक तरफ से अपना ट्रंक, हाँ, ऐसे, ऊपर को ऐसे। अब अपनी लेग्स आपकी नीचे आ जाएंगी एंड यू विल बी कंफर्टेबल। ऑलराइट। कमर दर्द का उसूल है, किसी भी तरह की हो, डिस्क की वजह से हो, फ्रैक्चर्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, कमर दर्द का उसूल है कि आपने साइड लाइन यानी करवट लेके उठना है। ठीक है, करवट के बगैर अगर आप उठेंगे, आपका सारा ऊपर गर्दन से लेके नीचे तक पूरा जोर पड़ेगा, ठीक है। और वो जोर फिर मजीद दर्द जो है वो बैठे बढ़ा लेटे देगा। कोई और ऐसे पोजेस जिसका क्रैम्प्स का कोई ऐसा ताल्लुक एक्सरसाइज है तो करवा ले अभी मुझसे, मैं करके बता दूं। अच्छा, लेटिए प्लीज। जी, अपने दोनों जो फीट हैं अपने करीब ले आएं। अब मैक्सिमम खींचें अपनी तरफ, पुल पुल पुल, जितनी फिंगर्स खींच सकती हैं, फिंगर्स से खींचना है, खींचा। फिंगर्स से। अपने फिंगर्स को और पुल आए, अभी आएगा आएगा, हाँ, फिंगर्स से जोर लगाएं, फिंगर से। ओए होए, आ गया पीछे जो पीछे तक जो फिश, एग्जैक्टली आपकी पूरी काफ से लेके आपको फील होगा टिल द हैम, पूरा Yeah. स्ट्रेच आपको फील होगा। Wow, ठीक हो गया? too much, हाँ, यस very nice. एग्जैक्टली। अब आप इसको इसी तरह से फिंगर्स से ही आगे की तरफ ले जाइए, और आगे की तरफ भी पूरा पुश करना है आपने इसको। ठीक, इसमें फोर्स लगाना होता है हमने। लगाया है। ठीक हो गया। इसी तरह इसको होल्ड कर लेंगे 10 सेकंड्स, फिर वापस ले आइए ऊपर की तरफ और खींचिए इसको पूरा। ठीक हो गया, सही। फिर आगे ले आइए, फिर पीछे ले आइए। तो इस तरह आप इसको 10 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। अच्छा, फिर इससे क्या होता है? इससे आपका जितना आपकी जो टांग का पिछला हिस्सा है, ये जो सारी स्टिफनेस, जो क्रैम्प भी हम शेयर कर रहे थे जी, अकड़ाव आ जाता है सुबह पिंडली के अंदर या टांग के पिछले हिस्से में, तो ये सारे मसल एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। ये स्ट्रेच भी है, ये फ्लॉसिंग भी है। हम इसको टेक्निकली फ्लॉसिंग कहते हैं। ठीक है। तो दोनों तरह से ये हेल्प प्रॉब्लम करता है पहले यूं होगा, एग्जैक्टली, करवट लेगा, फिर ऐसे फिर बैठेगा और फिर उठ और जाएगा। फिर उठ जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। जिन जिन को खलियों का प्रॉब्लम है, क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है, बहुत दर्द है और उनको आराम नहीं आ रहा, तो ये जो दर्द की दवाइयाँ, ये गोलियाँ, ये खाना छोड़ दें, ये आपका गुर्दा सब कुछ खराब कर देंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जो टांगों में दर्द होती है, रात को सोया नहीं जाता,
बहुत बुरे क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, उनके लिए क्या इलाज है? उनके लिए भी एक तो हम ये कहते हैं कि आपकी नीज़, आपके एंकल्स, देखें ना टांग आपके ये तीन पार्ट्स हैं, एंकल, नीज़ एंड हिप्स। आप एंकल, नीज़ और हिप्स इन तीनों के स्ट्रेचेस कर लीजिए बस। इनके इर्द गिर्द जितने हमारे मसल्स हैं आप इनको स्ट्रेच कर लीजिए। आप इवन बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, दोनों तरह से, ठीक है। और इन स्ट्रेचेस को सिर्फ होता यह है कि थोड़ा सा टेक्निकली करेक्ट करना पड़ता है। मगर ये मसल इस तरह से खिंचाव होता क्यों उसके अंदर? थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक भी हो जाता है, बट इट फील्स पेन, यू नो। Once again, it may be like multiple things contributing to that one weakness of the muscle at that time. फिर क्या है कि जैसे ही उसने अपना पोस्चर चेंज, आप पोस्चर चेंज करते हैं तो ग्रेविटी से निकल जाते हैं। पहले आप ग्रेविटी पे थे, आप खड़े थे, ग्रेविटी आपको पुल कर रही थी, ग्रेविटी पुल कर रही थी, आपका मसल उसके अगेंस्ट खींच रहा था, उससे वो थकता है, उससे वो फटीग में आता है। फिर जब आप लेटते हैं तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है। लेटना आपका रेस्टिंग पोजीशन है, आप उस पर रेस्ट कर रहे हैं और ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अच्छा, अब जैसे ही आप खड़े होके लेटे हैं तो अगर तो आपका मसल ओवर फटीग्ड है, आपका मसल में विटामिन डेफिशिएंसी है, उस वक्त आपके मसल ने वर्किंग आवर ज्यादा लिए हैं, कोई आपको लग रहा है उसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी उस वक्त मौजूद है, तो इट मींस कि वो जैसे ही आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो पहले आपको ये स्टिफनेस देगा। अच्छा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस स्टिफनेस को फिर मैनेज करने के लिए हम फौरन जैसे ही कोई रेस्टिंग पोजीशन में आता है हम उसे कहते हैं कि आप अपने एंकल फ्लॉसिंग कीजिए, नर्व ग्लाइडिंग्स कीजिए, आप साथ में अपने नीज़ की आइसोमेट्रिक्स, अंदर तकिया रखिए, दबाइए अंदर को, बाहर को, नीज़ को ओपन अप कीजिए, लंबर की रोटेशंस कीजिए। आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, टांग बिल्कुल सीधी ऊपर उठाइए, टांग बिल्कुल सीधी ऊपर उठा के 90 डिग्री पे ले जाके फिर अपने पाँव को अपनी तरफ खींचिए, तो आपकी पूरी टांग की उसी वक्त फ्लॉसिंग हो जाती है टिल द एंड। तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं जैसे मसल पुल हो भी है, ठीक है, अब प्रॉब्लम में भी है, दर्द में भी है बंदा और नींद में होते हैं रात को, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? कोई अगर एक्सरसाइज भी आप हमें बता दें, है ना, कि उस वक्त अचानक क्या कर सकते हैं कि रिलीफ भी हो जाए? देखिए, डिपेंड करता है मसल कौन सा पुल हुआ है। अगर तो आपको एट द बैक ऑफ द थाई आ रहा है पुल, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। फिर आपको खड़े होके भी आप कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन ये अब आपको खड़े होके बता रहा हूँ। अब आपको जिस टांग में पेन है आप वो टांग आगे ले लेंगी, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। अब आपने अपनी उंगलियों से पाँव की उंगलियों को रीच करना है, पकड़े 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 पकड़े, और अपने पाँव को भी अपनी तरफ खींचना है, लाइक दिस, उंगलियां अपनी तरफ खींचनी है। आपका घुटना बेंड हो गया, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। अगर सीधा रहेगा तो आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा, जस्ट लाइक मी। करके देखें जरा, ठीक है, हाँ हो रहा है, आ रहा है जी। अच्छा, अब ये स्ट्रेच आपका यहां से लेके पूरा टिल द हैमस्ट्रिंग्स आपका पुल आ जाएगा। अगर उसी वक्त आपको मतलब पुल आ रहा है तो आप फौरन इस स्ट्रेच के जरिए उस पुल को खत्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपको अगली जानिब आ रहा है, हाँ, यानी थाई पे आ रहा है, खड़े होइए, अपनी एक टांग पे आ जाइए एंड पुल इट लाइक दिस, पीछे बैक की तरफ, पीछे की तरफ आप खींचेंगी, हाँ, यहाँ पे आ तो रहा है, फौरन आपको इस पे स्ट्रेच आ जाएगा, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपका जो थाई है, फ्रंट थाई है। ओह यस। सो these are very like magical exercises जो लोग घरों में करते हैं, जिनको पुल्स आते हैं, they know the effectivity of these exercises। वो जानते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम सिर्फ 2 बार करते हैं हम ठीक हो जाते हैं, उसी वक्त मैनेज हो जाता है। लोअर बैक में जो चुक पड़ जाती है उसके लिए कोई एक्सरसाइज? लोअर बैक में जब चुक पड़ जाती है तो उसके लिए भी खड़े होके हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि हम ट्विस्ट देते हैं। ट्विस्टर्स आपने देखे होंगे जिम्स में, तो जिम्स में होते हैं ना जी, उससे ठीक हो जाता है, बहुत इफेक्टिव है। स्लो या फास्ट? नहीं, स्लो। पेन में हमेशा स्लो। पेन में रूल है पेन फ्री रेंज के अंदर एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, मतलब अगर मैं यहां तक आ रहा हूं तो इतना ही करना है, लेकिन यहां से फिर मैं वापस हो जाऊंगा, फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, फिर मैं रिपीट करूंगा। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता रेंज बढ़ती जाएगी। मेरी एक मूवमेंट के बाद अगली मूवमेंट बेहतर होगी, फिर उसके बाद अगली मूवमेंट बेहतर होगी। But if we don't have this twister and we're not going gym, then at home how can we do this? ऐसे ही खड़े होके करेंगे हम। आपने बेस अपनी थोड़ी जरा स्ट्रेट की, जो फीट के दरमियान डिस्टेंस है वो आपने बराबर रखना है। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं रखना है, ठीक ठीक, बिल्कुल नॉर्मल सा डिस्टेंस रखें। आप अपने दोनों हाथ भी यूं रख सकते हैं एट द हिप बोन्स एंड नाउ रोटेट। आप बहुत आसानी से रोटेट, ये घर में भी रोटेशंस आप कर सकते हैं, अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं। एंड यू शुड फील, जब आप यहाँ पे एंड रेंज पे आए इस तरह, तो आपको यहाँ पर अपने कमर के बिल्कुल दरमियान में थोड़ा सा स्ट्रेस फील होना चाहिए। हो रहा है, आ रहा है, बस इट मीन्स कि अब आप ठीक कर रहे हैं।
तो आप इसको बड़ी आसानी से इस तरह मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके लिए इसी तरह दोनों हिप्स पे हाथ रख के, सॉरी, आपने ऊपर की तरफ देखना है और छत की तरफ देखना जितना आप देख सकें। ठीक, जितना आप छत की तरफ देखेंगे उतना बेहतर टिल द लो बैक आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। कमर की दर्द का असूल है, कमर की दर्द हो तो झुकना नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई वर्जिश नहीं करनी जिसमें आपने झुकना है। मतलब डायरेक्ट यूं नहीं होना, अगर Never कुछ गिर गया है, कुछ उठाना है तो फिर पहले बैठना है, उठाना है ग्रेट, और फिर खड़ा होना है। यही है, बैठना है। दोनों बाजुओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हम कहते हैं अल्लाह ने आपको बायलैटरली बनाया है, 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान है। आप चीज़ों को, अगर भारी चीज़ों को उठाते हैं, यू शुड यूज बोथ ऑफ योर लेग्स, बोथ ऑफ योर हैंड्स, दोनों हाथ, दोनों लेग्स को इस्तेमाल करें तो सर पेन्स मैंने का तो कम से हेयर कम पिन रहता है। उठाई थी एक हाथ से, उस हेयर पिन की लाश को यूं उठाते हैं बड़ी अजीब लगती है। बस ये इसी तरह से है ना, वो अब स्पाइन दरमियान में है, हड्डियां सारी दरमियान में है, हम एक तरफ से यूं खींच देते हैं हाँ तो फिर पुल आ जाएगा, वो खींच लेगा आपको, वहीं पे वापस खींच देगा वो। ठीक है, स्ट्रिंग पुल आएगा, फिर आप ऐसे आ रहे होंगे, वही पुल, वही मसल पूरा आपको ऊपर से लेके नीचे तक खींच देगा, पसलियों से लेके हड्डी तक है वो खींच देता है पूरा। वाह, फिर वो कहता है अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ही वापस आऊंगा, मुझे रिहैब चाहिए। फिर हॉट कोल्ड पैक थेरेपी कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए, इसी तरह से रोटेशंस कीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता 3 to 7 डेज के अंदर वो रिवर्स हो जाता है। और अगर आपको दर्द फिर आराम ना आए ना तो फिर बस सिंपल सी बात है, मन सबरू का यही हो सकता है। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी तरीके से आज आपने एलैबोरेट किया, और मुझे लगता है ये जो मेरे थ्रू करवाया है, अब घर में बैठ के मेरी सारी बहनें जो हैं वो ईजीली कर सकेंगी, क्योंकि पहले कुछ लोग ये देख रहे थे कि जब हम किसी के थ्रू करा रहे थे तो उनको लग रहा था कि शायद मुश्किल है, और जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आप भी कर सकते हैं। इट्स सो कंफर्टेबल, अपनी लाइफ को, अपनी ये जो है ना स्ट्रेस बॉडी में से निकालें, खलियाँ निकालें, ये क्रैम्प्स निकालें और लाइफ को ईजी करें, काम करें। ब्रेक लें। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा नाज़रीन। मेरे पास से मेरी प्यारी सी मेहमान है, डॉक्टर मरियम मंजूर, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बड़ी नॉलेज और रिसर्च है इनकी, मेरे पास जब भी आती है ना तो मैं इनके बारे में एक बात ज़रूर करती हूँ कि हैं बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, मगर पर्सनली नॉलेज बहुत ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो उनमें से ये एक हैं मरियम, डॉक्टर मरियम मेरे साथ हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो सेंसिटिव स्किन हो जाती है, खुश्क मौसम में ड्राई स्किन हो जाती है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट उठाते हैं बाज़ार से और मुंह पे बस लगाना शुरू कर देते हैं, मगर आज की तारीख़ में हम इनसे ये ज़रूर जानेंगे कि कम खर्च बाला नशी में हम किस तरीके से अच्छी प्रोडक्ट उठा के अपने चेहरे पे लगाएं जो हमारे चेहरे को निखार भी दे, साफ भी करे, खूबसूरत भी करे, और जो हमारे स्किन के इश्यूज़ हैं उनको, उन प्रॉब्लम को दूर करे। तो आज ये जानेंगे इनसे कि महंगी दुकान के जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं हम किस तरीके से उठा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मरियम, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फिजा? ठीक ठाक। पहले तो सर्द मौसम के लिए कोई ऐसी चीज़ बता दें कि किस तरीके से हम क्या ख़रीद सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ से। अच्छा फिज़ा, इसमें हम आज बात करेंगे कि जैसे आप अक्सर भी कहते हैं कि कोई घर की रेमेडीज़ भी हों, तो विंटर है, ड्राई स्किन है, पानी भी हम सब कप पी रहे हैं, तो कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा कि हाइड्रेट करें, ठीक है, जितना पानी पी सकते हैं वो पिएं। नंबर 2, हॉट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो वो भी जो है बॉडी से वाटर जो है वो ख़त्म कर देता है, यानी कि निकालता है, ठीक है। तो कोशिश करें, और डाइट भी ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है, लाइक फ़िश, फ्राइड आइटम बहुत बढ़ जाता है, नट्स बढ़ जाते हैं, तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, मैंने कहा था सर्दियों में, मैं एक और चीज़ कही थी कि मेरी अम्मी ना सर्दियों में सूप्स ऐड करती थी बच्चों की लाइफस्टाइल में, हर एक को सूप पिलाती थी, यखनियों के जरिए, क्लियर सूप, जिस तरीके का सूप पियो, सूप पियो। वो तो बहुत सूप ऐड नहीं करते लोग। मैंने हाँ, मैं तो अब पेशेंट्स को कहती हूँ कि कोलेजन सप्लीमेंट्स के बजाय आप जो है वो 1 कप यखनी पिया करें रोज़ाना, तो बगैर कुछ भी एडिशन के। अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला, तो कुछ भी ऐड ना करें, सिंपल जस्ट बॉईल करें और उसको पी लें 1 कप एज अ मेडिसिन। और सबसे अच्छा एक तो हॉट लिक्विड भी, ड्रिंक भी है, और बॉडी को भी टेम्परेचर देता है, प्लस ये कि आपको फ़ायदा भी, एनर्जी भी देता है और न्यूट्रिशन भी देता है, और स्किन के मसले भी हल करेगा, ठीक है ना। अच्छा, हम इसमें आ रहे थे कि हम घर पे कैसा कैसा जो है वो
मॉइस्चराइजर बना सकते हैं जो कि हम लगाएं, जो कि ड्राई स्किन, क्योंकि आजकल सबकी ड्राई स्किन तो है ही। हाँ। तो हम इसमें सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम एलोवेरा जेल 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लें और उसमें 1 ये क्रीम टेबलस्पून फॉर्म में लेना है या फिर हमने ताज़ा लेना है? कोशिश करें कि अगर मेडिकेटेड या जो बाजार में आए हुए हैं वो थोड़े प्योरीफाइड होते हैं, तो या फिर घर का अगर लें तो बहुत अच्छी तरह साफ करके उसको लें, क्योंकि ऐसे ना रॉ ले लें और वॉश ना हो तो प्रॉपर वो फिर मसला करता है। इट्स बेटर कि आप पैक ले लें, पैक बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है आजकल, सो आप उससे बहुत अच्छा सारा मॉइस्चराइजर बना सकते हैं। ठीक है, सो एलोवेरा जेल, उसके साथ आपने ग्लिसरीन ऐड करें। ठीक है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। ठीक है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई सा भी ऑयल जो अवेलेबल है, कोई भी बहुत महंगा नहीं हम करेंगे, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप थिक ऑयल ऐड कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल ड्राई स्किन है तो आप सिंपल सा कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल। हाँ बिल्कुल, एसेंशियल लेवेंडर ऑयल आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, रोजमेरी ऑयल। ठीक है, तो आप कोई सा भी जो भी ऐड करना चाहें, जिसकी फ्रेगनेंस पसंद हो, 1 से 2 ड्रॉप्स डाल के, एंड देन आप उसको जितना मर्जी लगाएं। दैट इज़ वेरी, जिसे कहते हैं कि बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर इन द विंटर्स। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फिर देखें आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीरम्स हैं ऐसे ही, वो जब हम जाते हैं मार्केट तो पेशेंट अक्सर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये भी उन्होंने दे दिया, ये भी और ये भी। तो मैं पेशेंट्स को एक तो ये गाइड करना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कोशिश करें कि हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें। ठीक है, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करें। उसमें सबसे सिंपल जो आ जाते हैं आपके पास वो एलोवेरा जेल है। ठीक है, सिंपल मॉइस्चराइजर हैं जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बने होते हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लेना चाहें सीरम्स की तरफ, आजकल सीरम का ट्रेंड ज़रा ज़्यादा है, तो उसमें आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैलिसिलिक एसिड, गायकोलिक एसिड, फिर ये मेंडेलिक एसिड, फिर हाइलुरोनिक एसिड, इतने सारे एसिड हैं। ये एसिड्स को हमने मुंह पे लगाना है। हर किसी डॉक्टर के पास अगर चले जाते हैं हम, वहाँ पे तो एसिड 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 इस तरह के जितने भी सिरम्स हैं वो हमें उठा के दे दिए जाते हैं। ये इतने एसिड वाले सिरम्स लगा के हम अपने चेहरे पे, अपने चेहरे को वाड़ नहीं देंगे, बिल्कुल ये छिल नहीं जाएगा, छिला हुआ मुर्गा हो जाएगा, तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। ये इतना अच्छा सवाल किया ना है। ये सब लोग आजकल आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने फलानी टिकटॉक रील देखी है या सुना है या डॉक्टर ने दिया है या कहीं से भी गए हैं, उन्होंने हमें एसिड दे दिया है। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड के अलावा सारे ही एसिडिक पीएच वाले एसिड हैं जो कि आपके स्किन बैरियर ख़त्म करते हैं, जबकि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कॉन्ट्रैरिली आपको उसका बैरियर बनाता है। तो उसको आप सेफली दिन में 3 से 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो अदर एसिड्स हैं इनको आप प्लीज़ अपने स्किन पे मत लगाइए, आपका स्किन का बैरियर ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ड्राई फ्लेकी स्किन होती है, स्किन बर्न करती है, इच करती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है। तो वैसे ही पीलिंग का काम करती है। ये सारे ही एसिड, देखिए स्किन बैरियर खत्म हुआ तो पीलिंग ऑटोमेटिकली होगी। और जब हर वो वक्त इतना मुंह का पील, हाँ, तो वो देखें जब अगर आपकी स्किन हर वक्त पील करती रहेगी तो क्या होगा, वो आपको बर्निंग की जो है सेंसेशन वो हर वक्त रहती है फेस पे। अच्छा, तो ये हमने ये इतने एसिडों के साथ मुंह को अपना छीलना नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल, आप अगर आपकी ड्राई आप स्किन बिल्कुल है, रेकमेंड नहीं करती कि इस तरीके के एसिड्स जो है मुंह पे लगाए जाएं। मैं आपको वंस अ मंथ कह सकती हूँ, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू द स्किन कंडीशन कि आपकी क्या नॉर्मल स्किन टाइप है, ड्राई स्किन टाइप है, या आपकी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन है भी कि नहीं? हाँ, और उसकी जरूरत है भी नहीं। हर कोई मुंह उठा के तो एसिड्स लगा रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है ना कि बस एक्सफोलिएशन कर लो, इतनी डबल एक्सफोलिएशन की आपको जरूरत नहीं होती। आप सिंगल एक अच्छा जो क्लेंजर है उससे ही अपनी व्हाट इज मेंडेलिक एसिड, ये क्या है? अच्छा, मेंडेलिक एसिड भी ये एक्ने को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि सही चीज़ का गलत इस्तेमाल भी आपको प्रॉब्लम में ले जाता है। ठीक है, अगर आप इसको हफ्ते में या महीने में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो ये आपकी स्किन के लिए अच्छा रहता है, आपकी डेड स्किन को उतार देता है और आपकी स्किन को ड्राई करता है। लेकिन अगर ड्राई स्किन वाला बंदा ये लगाएगा तो सोचें उसकी स्किन जल जाएगी, जो कि अक्सर जल जाती है। और फिर वो छाइयाँ और फिर जो स्किन में से मुस्तकिल तौर पर हीट निकलने का मसला होता है वो शुरू हो जाता है। क्या बात है मरियम, बड़ी आपने हमें शानदार खबर दी है कि जितने भी किस्म के एसिड्स हैं ये मंथ में तो कभी इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, मगर वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से। हर कोई उठा के जिस तरीके के एसिड्स अपने पूरे ड्रेसिंग टेबल पे सजा के रखता है ना, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। अपनी स्किन है, अपनी चीज़ को खुद बिगाड़ेंगे सारी ज़िंदगी पछताएंगे। प्लीज़ टेक केयर। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, अब बाज़ार में जो बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट होती है उस पर बंदा बहुत रिलाई करता है, यार ये थोड़ा सा अच्छा काम करेगी। जो थोड़ी 10 रुपये भी सस्ती होती है तो हम अगर उसको खुद ही अपने आप से कंपेयर कर रहे हो कि नहीं उसका काम ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए महंगी है और हम ले लेते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है स्किन के लिए ये हमारी स्किन पे आके ग्लोइंग का काम करेगी, हमारी स्किन को मॉइस्चर देगी, अच्छा टेक्सचर बना के देगी कि नहीं?
अच्छा, उसमें ये है कि प्रोडक्ट को चूज़ करने में वही मैं आपको बताऊंगी कि एक दफ़ा आप ज़रूर अपने डॉक्टर की हेल्प लें। वो आपकी स्किन को करीब से देखता है और आपको बताता है कि क्या आपकी स्किन किस टाइप की है, और नंबर 2 उस पर आप क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते क्या हैं। स्किन प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे मॉइस्चराइजर लोशन हो गया, बॉडी लोशन हो गया, आपकी रिच मॉइस्चराइजिंग हो गई, कोई भी ऐसी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या उसमें ज़रूरी है कि हम चीज़ों को मेडिकेटेड देख के लें? इज़ दैट रियली इंपॉर्टेंट? और या फिर मेडिकेटेड के बगैर भी हम चीज़ों को ले सकते हैं? हम मेडिकेटेड के बगैर भी ले सकते हैं। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हर वक्त हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती हर प्रॉब्लम के लिए। लाइक देखिए, हम जैसे सिंपल है कि अगर आपने मॉइस्चराइज़र लेना है और आपको सीरम में जाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड का जो है सीरम लगा सकते हैं। उसको वेट फेस पे अप्लाई करना होता है, वो आपका एज अ मॉइस्चराइज़र काम करता है। और अगर आप हाइलुरोनिक एसिड को कंसिस्टेंटली 3 to 6 मंथ यूज़ कर लेते हैं, तो वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी आपको देता है। तो आपको कोई बहुत महंगे सीरम या बहुत महंगे प्रोडक्ट्स या मेडिकेटेड चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल हाइलुरोनिक एसिड को डेली इस्तेमाल करके भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अच्छा, ये जो कोलेजन बूस्ट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे आजकल इसकी लिक्विड जो है लोग लेते हैं, कुछ शॉट्स भी पीते हैं, कुछ जाके इसकी कैप्सूल्स खाते हैं, कुछ ऐसी कैप्सूल्स आती हैं जो 6-6, 5-5 आपको एक साथ खानी पड़ती हैं पूरे दिन में। तो ये कोलेजन आपको पता है टैबलेट्स वगैरह भी आ गई हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग में, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोलेजन टैबलेट्स लें या कोलेजन सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कितनी ज़रूरी है? अच्छा, कोलेजन जो है कोशिश करें कि डाइट से पूरा कर लें। पहले ज़माने में तो कोई कोलेजन की ऐसी नहीं टैबलेट्स के लेता था, बारे में ठीक है? सुना भी नहीं था, ना और किसी ने खाया। और जो बहुत बड़ा कैप्सूल है या इस तरह से कोलेजन का मॉलिक्यूल डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, इसके साथ हमें विटामिन सी या हमें कुछ और चीज़ें जो हैं वो लेनी पड़ती हैं, ठीक है। सो जो इतने बड़े बड़े हम कैप्सूल्स या वो खा रहे हैं, तो मोस्टली वो एब्जॉर्ब नहीं होते और वो यूजुअली पास आउट हो जाते हैं। तो जैसे ग्लूटा की कोई भी हम कैप्सूल या फिर अगर टैबलेट खा रहे हैं, तो उसके साथ हमें ये विटामिन सी लेना पड़ता है, इसका इसी सोर्स तरह है ना? इसको लिए भी हमें कोलेजन के लिए भी हमें उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए कुछ और चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अच्छा। तो इट्स बेटर कि अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो आप सिंपल जो डाइट की फूड हैं उनसे भी अपना कोलेजन पूरा कर सकते हैं। और नंबर 2 जो फिर अगर आप लेना भी चाह रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसमें हेल्प लें और उसको प्रिस्क्राइब करवाएं कि आपको कौन सा कोलेजन जो सप्लीमेंट है वो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये कोलेजन जो अगर हमें खाने में चाहिए, तो वो कौन कौन सी चीज़ों से हमें मिल सकता है? जैसे अब हम किन चीज़ों में? फूड्स में देखें तो हमें सबसे अच्छा मीट सोर्स है आपका, जिसमें कोलेजन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसमें अच्छा। पाए हैं, उसकी यखनी है, आप बोन ब्रॉथ यूज़ करें, ये सबसे अच्छा नेचुरल और सबसे सस्ता सोर्स है जो कि अच्छा। आपको इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। ठीक है, ये पाए जो अभी सर्दियों में आ गए, तो मुझे लगता है घर में भी बनाएं और बाजार से भी जहाँ जाते हैं तो पाए खाए पिए, यखनी जो अंदरून सिंपल जाए मिलती है, जो सिंपल यखनी मिलती है, अक्सर लोग यखनी पीते हैं एज अ, वो भी ये बहुत जो अच्छी है। मुर्गियाँ होती हैं, देसी मुर्गियाँ, उसकी भी यखनी पिए तो वो भी कोलेजन होता है? यस यस, बहुत या फायदा सिर्फ देती मटन है। की सोर्स से? देखिए वो है, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन देसी चिकन डेफिनेटली बेहतर होता है बॉयलर से। बॉयलर में नहीं होता? नहीं, बॉयलर में नहीं इतना फर्क पड़ता। अच्छा, और ये जो मुर्गी के पंजे होते हैं, सुना है उसमें भी बड़ा कोलेजन होता है, इज दैट ट्रू? हाँ, उसके भी जो यखनी बनती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, वो आप अगर डेली लें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मेरी एक दोस्त थी, उनके घर में ना इसी तरह पंजे पक रहे थे, तो मुझे उसने कहा कि इसमें बड़ी ताकत होती है, यखनी हम बच्चों को भी पीते हैं, पिलाते हैं, इसका सूप बन रहा है। तो पंजे में ढक्कन हटाया तो पंजा बिल्कुल ऐसे ना बाहर, तो मैंने भी उससे हाथ मिलाया और तो ढक्कन यखनी आप उसकी पी सकते हैं, यखनी वो अच्छा। ये एक अच्छा सोर्स है, आप मतलब इंस्टेंटली आपको मिलता है, उससे बूस्ट मिलता है। क्या बात है। अच्छा, अब हमें ये बता दीजिए कि हम बाज़ार में जब जाते हैं, कोई क्रीम हम पसंद करें, तो हमें उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, ख़ास तौर पे ग्लोइंग स्किन के लिए? तो आपको पता है दुनिया पागल है कि थोड़ी सी स्किन चमक जाए, पॉलिश हो जाए, ज़रा चमक अच्छी पर्सनालिटी में आ जाती है। तो मुझे ये बता दीजिए कि हमने उस क्रीम में क्या देखना है? कुछ चीज़ें ऐसी जो हों उसकी वजह से हम ना लें, क्या कोजिक एसिड, कोई ऐसी चीज़ें जो लोग कहते हैं कि होनी चाहिए क्रीम्स के पीछे, तो वो आपकी स्किन को चमका देगी, साफ़ कर देगी, इज़ दैट ट्रू? अच्छा देखें, अगर आपकी स्किन अंदर से हेल्दी नहीं है तो बाहर से कुछ भी लगाने से वो सिर्फ चमकेगी नहीं, ऐसे ही ठीक है। है। तो सबसे पहले बेहतर है कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें, अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करें, अपना सन ब्लॉक वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि जो ऑन गोइंग पिगमेंटेशंस हैं जो कि बन रही हैं या डलनेस आ रही है वो तो रिकवर हो, ठीक है। नंबर 2 मैं आपको कहूँगी कि उसके बाद अगर आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, उसमें सबसे बेस्ट है आप हाइलुरोनिक एसिड का चूज़ करें और सिंगल इंग्रेडिएंट यूज़ करें। बहुत ज़्यादा मल्टी इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं रहता, तो आप एक सिंगल जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड है वो इस्तेमाल करें या विटामिन सी है वो फिर भी बेहतर रहता है, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है अगर आप जैसे कहेंगे कोई भी वाइटनिंग में जाना चाहते हैं तो उसमें यूजुअली विटामिन सी
ठीक है, अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड और ग्लूटाथान भी आजकल उसकी क्रीम्स भी अच्छी आ रही हैं। अब नॉर्मल कंसंट्रेशन 10 to 20% के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एक प्रॉब्लम के लिए एक ही सिंगल इंग्रेडिएंट को चूज़ करें, क्योंकि समटाइम उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता और आपको भी पता नहीं होता कि हमें सूट कर रहा है कि नहीं। और हमेशा नया प्रोडक्ट को पैच टेस्ट करें। सबसे पहले अपनी स्किन के किसी एक हिस्से पर लगाएं, कान के पीछे लगाएं, बाजू पे लगाएं या गर्दन पे लगा के उसे चेक करें 24 to 48 आवर्स के लिए, और फिर देन आप अपने इसको उस प्रोडक्ट को अपनी स्किन पे लगाना इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर स्किन इरिटेट कर जाती है तो फिर एक्नी इश्यूज भी शुरू हो एक्नी जाते इशू और हैं। बैरियर जब रप्चर होता है तो कभी या तो वो एक्नी, अगर ऑयली स्किन है तो वो एक्नी बना देगा, और ड्राई स्किन है तो वो एक्जिमा की तरफ चला जाता है, और दोनों के बाद पिगमेंटेशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एशियन स्किन है हमारे पास, हमारे यहाँ डार्कनेस वैसे ही बहुत ज़्यादा है। कि चेहरे पे मसाज वगैरह करने से जो ड्राइनेस है, डलनेस है चेहरे पे, ये दूर हो जाती है कि चमक आ जाती है? अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा हार्श मसाज की ज़रूरत नहीं होती। आप नॉर्मल मसाज यानी कि सिंपल आप, अच्छा इसमें सबसे अच्छी रूटीन ये है कि आप क्लिनजिंग तो करें। हम तो ये देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि पत्थरों का मसाज है, तो जो चीज़ मिलती है उसे मसाज, पता नहीं क्या क्या, कोई हाँ। स्टोन मसाज फेस की, और एक और मसाज चली है लंदन में, वो बड़ा रगड़ के चेहरे को ना आपके मसाज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेज़ करते हैं, उसके बाद पूरा चेहरा लाल सुर्ख चिट्टा हो जाता है, और वो जो है ना पूरा चेहरा ऐसे ऊपर की तरफ टाइट खिंचा खिंचा भी हो जाता है। बड़ा आजकल ट्रेंडिंग में ये भी, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, ये बेसिकली सारी जो स्टोन्स हैं या जो गौशा होते हैं या इस तरह के जो रोलर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव करते हैं। तो अगर आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज डेफिनेटली इंप्रूव होगा तो एडिमा कम हो जाता है, स्वेलिंग कम होती है, और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, तो आपको एक यूथफुलनेस सी फील होती है और टाइटनेस स्किन में फील होती है। अच्छा। तो आप लाइट सा मसाज डेली कर सकते हैं, Daily कर फेस योगा करें, ठीक है, और लेकिन कोई भी बहुत हार्श मसाज जो है वो आप ना करें, या बहुत हॉट टेम्परेचर के साथ के इस तरह से ना करें खुद से, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको थोड़ा पता होता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो हम घर में नॉर्मल उसके साथ आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो स्किन केयर एक रूटीन है सिंपल, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप क्लेंस करें उसको, ठीक है, फेस वॉश करें अपना, और उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिस भी रेंज का आप लेना चाहते हैं वो लगाएं, और आफ्टर दैट सन ब्लॉक मस्ट है, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उस पर कोई भी जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाएं, या सिंपल हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, और आफ्टर दैट आप अपना सनस्क्रीन लगा लें, वो भी जेल बेस्ड होना चाहिए। तो आप देखें कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं आपके स्किन के, लेकिन इसके साथ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच मरियम, स्वीट ऑफ यू। बहुत मज़े से अपनी चीज़ों के बारे में हमें एलैबोरेट किया, और आखिर में हमें समझ ये आया कि बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो अपने चेहरे पे नहीं लगाने, बहुत ज़्यादा क्रीम्स, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट अपने चेहरे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने, अपनी स्किन को थोड़ा सा सांस लेने दें, हवा लेने दें, पानी आप अपने चेहरे पे डालने दें। जैसे एक पौधा इसको पानी डालते हैं उसी तरह आपकी स्किन भी आपके साथ इसी तरह चलती है, उसको भी पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, और उसको थोड़ा सा ख्याल चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा पैम्परिंग चाहिए, तो फिर आपकी स्किन बड़ी चमकेगी। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए और उसके बाद खूबसूरत और साथ साथ चमक जाइए, चमकता चेहरा लेकर पूरी दुनिया फतह कर लीजिए। चलिए जी, आपको मिलते हैं कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।